नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड जीके जीएस में। आज की इस मुलाकात में मैं राज्य की न्यायपालिका को लेकर बात करूंगा। इससे पहले हम लोगों ने संघ के न्यायपालिका को देखा था और उम्मीद की वो बातें आपको समझ में आई होगी। आज हम लोग राज्य की न्यायपालिका को लेकर बात करेंगे, लेकिन हाँ, सबसे पहले आप सभी लोगों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा ने आंशिक रूप से संविधान को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। जिस दिन जो है ना 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। जैसे नागरिकता से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो लागू किए गए थे, निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद लागू किए गए थे। इस तरह के टोटल 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और पूरी तरह से हमारा संविधान जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे राज्य की न्यायपालिका को लेकर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो भी महत्वपूर्ण क्लास आपके परीक्षाओं के लिए लाभकारी लेकर मैं आऊँ, वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उस चीज़ को जान लें। तो चलिए, आज हम लोग बात करते हैं राज्य की न्यायपालिका को लेकर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राज्य के गवर्नेंस को लेकर जो बात की गई है हमारे संविधान के भाग 6 में, और उसी भाग 6 में राज्य की न्यायपालिका को भी बताया गया है। केंद्र की ही तरह राज्य में भी क्या होती हैं, सरकारें होती हैं। तो भाग 6 जो हमारा है, अनुच्छेद 152 से लेकर 236 तक भाग 6 में कहा गया है, जिसमें जो है राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक। और राज्य की विधायिका को लेकर बात कही गई अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। और अगर राज्य की न्यायपालिका की बात करें तो इसी भाग 6 में 214 से लेकर 231 अनुच्छेद तक जो है राज्य की न्यायपालिका को लेकर बताया गया है। तो राज्य की न्यायपालिका के थोड़ा सा विकास क्रम को भी हम लोग देखेंगे कि हाई कोर्ट्स जो बनाए गए, तो सबसे पहले आज़ादी के पहले कहाँ कहाँ हाई कोर्ट्स बनाए गए, फिर आज़ादी के बाद सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा बनाया गया, फिर अनुच्छेद के माध्यम से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिसमें जो है हाई कोर्ट के अंदर यानी राज्य की न्यायपालिका के अंदर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो कौन करता है, उसे शपथ कौन दिलाएगा, ठीक है, उसकी अर्हताएं क्या होगी, उसकी योग्यताएं क्या होगी, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अनुच्छेद के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि भारत के अंदर जो सर्वप्रथम हाई कोर्ट बनाए गए थे, आज़ादी से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में, 1862 ईस्वी में, कब? लॉर्ड कैनिंग के समय में जो अंग्रेजों के 3 प्रेसिडेंसीज थे, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, इन तीनों प्रेसिडेंसीज में क्या बनाए गए थे? 1862 में हाई कोर्ट बनाया गया था। फिर उसके बाद अगर देखें आप तो 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन किया गया और फिर 1884 में कर्नाटक हाई कोर्ट बनाए गए। तो इस तरह से आज़ादी के पहले ये सारे हाई कोर्ट्स बनाए गए। और अगर स्वतंत्रता के बाद की हम बात करें तो सबसे पहला हाई कोर्ट जो बना था वो चंडीगढ़ में बना था। और वो कब बना था? 1966 ईस्वी में, चंडीगढ़ में। तो कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आज़ादी के बाद सबसे पहला हाई कोर्ट भारत के अंदर कौन सा बनाया गया, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट था, जो कि 1966 में बनाया गया। और आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद, जैसा कि अभी हम लोगों ने सुना कि अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक राज्य के न्यायपालिका के बारे में प्रावधान रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 231 में यह कहा गया है कि संसद को यह अधिकार होगा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कोई एक हाई कोर्ट का गठन कर सकता है। यह संसद का अधिकार होगा अनुच्छेद 231 के तहत। और अनुच्छेद 241 के तहत भी यह संसद को अधिकार प्राप्त होगा कि वो किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी अगर हाईकोर्ट बनाना चाहे तो वो बना सकता है संसद। और इसी के तहत अनुच्छेद 241 के तहत ही 1966 में, याद रखिएगा, 1966 में दिल्ली के लिए इकलौता हाईकोर्ट बनाया गया जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि दिल्ली के अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन तमाम केंद्र शासित प्रदेश का जो जुडिशरी वाला मामला संचालित होता है वो किसी अन्य हाई कोर्ट से संचालित होता है। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि किस केंद्र शासित प्रदेश का जुडिशरी वाला मामला किस हाई कोर्ट से संचालित होता है, उसे भी हम लोग जानेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए
कि वो इकलौता केंद्र शासित प्रदेश कौन है जिसका खुद का हाई कोर्ट है, तो वो दिल्ली है। इकलौता ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके लिए 1966 में अनुच्छेद 241 के तहत हाई कोर्ट का संसद ने क्या किया था, गठन किया था। बाकी के जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी जुडिशियरी वाली कार्रवाई जो है वो अन्य उच्च न्यायालय से चला करती है। उसके बारे में हम लोग एक एक करके बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 214 देखते हैं। अनुच्छेद 214 में कहा गया है ना, कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा, प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 में यह प्रावधान किया गया है कि हर राज्य के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट जो होगा, ये क्या होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 में क्या कहा गया है ना, उच्च न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होगा। यानी अधीनस्थ न्यायालय में अगर कोई मामला फंस जाता है और उस जैसा अगर कोई फैसला उच्च न्यायालय के द्वारा सुनाया जा चुका है तो उसका हवाला देते हुए अधीनस्थ न्यायालय में उस तरह के फैसले सुनाए जा सकते हैं। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होगा। तो अनुच्छेद 215 में जो है अभिलेख न्यायालय की बात कही गई है। और अनुच्छेद 216 में जो है वो उच्च न्यायालय की संरचना, अनुच्छेद 216 में क्या कहा गया है, उच्च न्यायालय की संरचना। उच्च न्यायालय की संरचना क्या होगी। जब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुना था तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने सुना था कि सुप्रीम कोर्ट की जो संरचना होगी तो उसमें टोटल जो जजों की संख्या होगी, न्यायाधीश को जोड़कर टोटल कितनी संख्या होगी, 34 होगी। 33 अन्य न्यायाधीश होंगे और एक क्या होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए। लेकिन अगर उच्च न्यायालय की संरचना की बात करें तो उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तो होगा, लेकिन अन्य न्यायाधीश की जो संख्या होगी वो संविधान में कहीं भी तय नहीं की गई है। तो कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उच्च न्यायालय में जो है वो जजों की संख्या, अन्य जजों की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब ये आना चाहिए कि उच्च न्यायालय में अन्य जजों की संख्या संवैधानिक रूप से निर्धारित नहीं की गई है। वो डिपेंड करेगा कि भाई जिस राज्य का उच्च न्यायालय है उसमें कितने जजों की जरूरत है, तो उसकी संख्या वैरी करती रहेगी। अगर सबसे ज्यादा है ना अन्य जजों की संख्या किसी उच्च न्यायालय में है तो वो किसमें है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, जहां पर जजों की संख्या कितनी है, 95। याद रखिएगा, चूंकि देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट जो है वो कौन सा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, जहां पर जजों की संख्या कितनी है, 95 यानी 95। बाकी कहीं पर 50 है, कहीं पे 45 है, यानी कहने का मतलब वो संख्या जो है वो निर्धारित संविधान के द्वारा नहीं है। तो अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि भाई जो है उच्च न्यायालय की संरचना बताई गई है, जिसमें उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी के अन्य न्यायाधीश होंगे। और इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, तो आपको पता होना चाहिए इनकी नियुक्ति जो करेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे अनुच्छेद 217 के 1 के तहत। अनुच्छेद 217 में आपने राज्यपाल के इसमें यह भी पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 217 के तहत हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए जो है ना सलाह भेजते हैं राज्यपाल किनके पास, राष्ट्रपति के पास। और उसी 217 के 1 के तहत जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं, मुख्य न्यायाधीश, राज्य के न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। तो याद रखिएगा, राज्यपाल नियुक्त नहीं करते, बल्कि उच्च न्यायालय में यानी जो हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश या अन्य जजों की नियुक्ति करने का काम करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 217 के 1 के तहत। और इसी 217 के तहत जो है राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, सलाह देते हैं। तो राज्यपाल नियुक्त नहीं करते, कौन नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ी करते हैं कि राज्यपाल नियुक्त करते होंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। तो अनुच्छेद 216 में मुख्य है ना
जो उच्च न्यायालय है उसकी संरचना के बारे में बात कही गई अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 217 में, है ना, जो है दो तीन बातें कही गई। एक बात तो हम लोगों ने अभी सुना कि भाई 217 के तहत ही राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि किसे उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। इसी 217 में जो है हाईकोर्ट में नियुक्त किए जाने वाले जज या मुख्य न्यायाधीश की अर्हता यानी योग्यताएं बताई गई है कि उसकी योग्यताएं क्या होगी अनुच्छेद 217 के तहत। तो उसकी जो अर्हताएं होंगी, योग्यताएं होंगी, एक तो ये कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होंगे वो, ठीक है। दूसरा ये कि उसकी आयु 62 वर्ष से क्या हो, कम हो, आयु जो है 62 वर्ष से कम हो, ठीक है। दूसरी योग्यता क्या, आयु 62 वर्ष से कम हो, जज के रूप में 10 साल का अनुभव हो, है ना, जज के रूप में 10 साल का अनुभव हो। अब जाहिर सी बात है 10 साल का अनुभव कहां, यानी अधीनस्थ न्यायालय में, यानी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसमें वो 10 साल जो है ना जज के रूप में रहे हो, या फिर उन्होंने 10 साल तक जो है हाई कोर्ट में उन्होंने क्या करी हो, वकालत करी हो। या तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में यानी अधीनस्थ न्यायालय में 10 साल जज के रूप में उन्होंने सेवाएं दी हो, या फिर हाई कोर्ट के अंदर 10 साल उन्होंने वकालत की हो। तो ये है ना हाई कोर्ट के अंदर जज बनने की क्या है, अर्हताएं, योग्यताएं, ये भी लिख लें आप। 10 साल उच्च न्यायालय में, है ना, वकील के रूप में काम किया हो, कार्य किया हो, बात समझ रहे हैं। तो ये उसकी अर्हताएं होंगी, भारत का नागरिक हो, 62 वर्ष से उनकी आयु कम हो, जज के रूप में 10 साल का अनुभव हो, या 10 साल वकील के रूप में हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस किया हो। ये योग्यता होगी किसकी, हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हो। तो 217 में अर्हताएं बताई गई हैं, और इसी 217 के 1 के तहत जो है वो राष्ट्रपति क्या करेंगे, मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे और हाई कोर्ट के अंदर अन्य न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे। लेकिन हाँ, 217 के 1 के तहत जब हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी तो उसके लिए राष्ट्रपति जो है वो क्या करेंगे, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे और उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेंगे। बात समझिएगा, यानी इन दोनों के परामर्श के साथ, इन दोनों की सलाह के साथ जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे। और फिर जब अन्य जजों की नियुक्ति की बारी आएगी तो राष्ट्रपति साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उस संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और फिर उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से क्या करेंगे, परामर्श करेंगे। यानी 3 लोगों से परामर्श करेंगे अन्य जजों की नियुक्ति के लिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा, अनुच्छेद 217 के 1 के तहत मैं लिख दे रहा हूं आपके सामने, अनुच्छेद 217 के 1 के तहत, है ना, समझिएगा, सारी बातों को क्लियरली अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। चूंकि नियुक्ति और शपथ इन सब चीजों को लेकर जो है अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है ना, तो इस चीज को अच्छी तरह से हमें जानना है। तो 217 के 1 के तहत, है ना, यानी मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। लेकिन हाँ, इसमें आपने क्या सुना कि राष्ट्रपति जो है ना, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे, अन्य न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे। लेकिन जब राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे तो उसके लिए वो परामर्श किन से लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे और उस संबंधित राज्य यानी जिस राज्य के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेंगे, तब
है ना, हाई कोर्ट में क्या किया जाएगा, मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा। और जब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बारी आएगी तो उसमें राष्ट्रपति क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे, उस संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे और साथ ही साथ उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श, यानी इन तीनों के परामर्श से हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीश की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। ये चीज आपको याद रखना है। तो 217 के 1 के तहत जो है राष्ट्रपति क्या करेंगे, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे और हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। और फिर 219 में, अनुच्छेद 219 में इनके शपथ के बारे में बात की गई है। शपथ यानी जो मुख्य न्यायाधीश होंगे या अन्य न्यायाधीश होंगे उनको शपथ दिलाने का काम किया जाएगा। तो शपथ का जो प्रावधान बताया गया वो किसमें, अनुच्छेद 219 में। और इनको शपथ कौन दिलाएंगे, तो जाहिर सी बात है शपथ जो होगा वो राज्यपाल के द्वारा होगा। याद रखिएगा, नियुक्ति कौन करेंगे, नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति, लेकिन शपथ किनके द्वारा होगा, इनका राज्यपाल के द्वारा। मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ दिलाएंगे राज्यपाल और अन्य न्यायाधीश को भी क्या करेंगे, राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। समझिएगा। अब उसके बाद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो एक दो बातें हैं और इसमें सुन ले हम लोग, है ना। जैसे अनुच्छेद 221 में इनके वेतन और भत्ते के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 221 में वेतन और भत्ते के बारे में बात कही गई है, वेतन भत्ते। तो इनको जो है ना वेतन भत्ते दिए जाते हैं, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को या अन्य जजों को जो वेतन और भत्ते दिया जाता है किस निधि से दिया जाता है, तो याद रखिएगा समेकित निधि से। किसे, समेकित निधि से। किस निधि से वेतन दिया जाता है भाई, किस अकाउंट से, समेकित निधि से वेतन दिया जाता है। हालांकि आप कह सकते हैं समेकित निधि या समेकित कोष, समझिएगा, यानी जिसको आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना था संचित निधि, तो उसी का बदला हुआ नाम कह ले आप, या बदला हुआ रूप जो है राज्य में किस नाम से जाना जाता है, समेकित निधि या समेकित कोष के नाम से जाना जाता है। ये दरअसल उसी तरह से राज्य का भी अकाउंट होता है जिस तरह से केंद्र का संचित निधि होता है। आपने सुना होगा केंद्र के जितने भी संवैधानिक पद है ना, उसमें जो वेतन दिया जाता है वो किससे दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। उसी तरह से राज्य में जो है समेकित निधि या समेकित कोष से क्या किया जाएगा, मुख्य न्यायाधीश को या अन्य न्यायाधीश को क्या किए जाएंगे, वेतन दिए जाएंगे। इसमें अनुच्छेद हमने 220 छोड़ दिया। 220 में कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही गई है। अनुच्छेद 220 में सिर्फ ये कहा गया है कि अगर हाईकोर्ट के जज, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, हाईकोर्ट के जो भी जज हों, वो वहां से रिटायरमेंट के बाद अगर वो प्रैक्टिस करना चाहें तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में हमने ये सुना था कि सेवानिवृत्त होने के बाद वो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन हाईकोर्ट के जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 220 में कहा गया है, ठीक है। और 222 में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सकते हैं। अनुच्छेद 222, है ना, मैं लिख दे रहा हूं अनुच्छेद 222, यानी न्यायाधीश के ट्रांसफर से रिलेटेड प्रावधान है। न्यायाधीश, है ना, के ट्रांसफर से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 222 में। यानी अगर राष्ट्रपति चाहे तो हाईकोर्ट के जज को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए परामर्श किसका होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होगा उनके परामर्श से ही राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि किसी जज को, हाईकोर्ट के जज को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं अनुच्छेद 222 के तहत। समझिएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 223 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 223 में कहा गया है, अनुच्छेद 223 में कहा गया है कि भाई किसी भी हाईकोर्ट के अंदर जो जज है ना, अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो किसी भी जज को वो क्या कर सकते हैं, कार्यवाहक, है ना, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। कौन, राष्ट्रपति। ये चीज हमें याद रखना है। तो ये मुख्य अनुच्छेद थे जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। और बाकी एक अनुच्छेद याद रखिएगा 226,
226 के तहत जो है रिट जारी करने का अधिकार है ना, रिट जारी करने का अधिकार हाईकोर्ट को जो है ना रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? 226 के तहत है। ठीक है, चलिए बाकी अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि भाई इकलौता केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जिसके लिए हाईकोर्ट का गठन किया गया 1966 में अनुच्छेद 241 के तहत, और बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, उनका जो जुडिशरी मामले का संचालन होता है वो किसी अन्य न्यायाधीश से अन्य न्यायालय हाईकोर्ट से, अन्य हाईकोर्ट से संचालित किया जाता है। तो वो अन्य हाईकोर्ट कौन कौन से हैं जिससे कि किसी केंद्र शासित प्रदेश की जुडिशरी वाले मामले को संचालित किया जाता है, मैं उसे आपके सामने लिख दे रहा हूँ, उसे ही राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलिए मैं लिख रहा हूं आपके सामने। सबसे पहले लिखिए अंडमान निकोबार, चलिए मैं लिख ले उसको। सिर्फ इकलौता दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके लिए इकलौता हाईकोर्ट का गठन किया गया है। बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका काम जो है ना किसी दूसरे राज्य के हाईकोर्ट से, उच्च न्यायालय से काम चलता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार का कलकत्ता हाईकोर्ट से, कलकत्ता उच्च न्यायालय लिख लीजिए इधर, कलकत्ता उच्च न्यायालय है ना। अंडमान निकोबार का कहां से काम चलता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय से। दादर नगर हवेली दमनदीप, दादर नगर हवेली दमनदीप, इसका कहां से काम चलता है? तो बंबई उच्च न्यायालय से। कहां से? बंबई उच्च न्यायालय से। ठीक है, दादर नगर हवेली और दमनदीप का काम कहां से चलता है? बंबई उच्च न्यायालय से। लक्षद्वीप कोच्चि, लक्षद्वीप का कहां से चलता है? कोच्चि, या आप कह सकते हैं केरल, है ना, उच्च न्यायालय से, है ना, कोच्चि या केरल उच्च न्यायालय से किसका? लक्षद्वीप का काम चलता है। बात समझिएगा। उसके बाद चंडीगढ़ का पंजाब और हरियाणा से, चंडीगढ़, चंडीगढ़ का किससे काम चलता है? पंजाब व हरियाणा से, पंजाब व हरियाणा, हरियाणा हाईकोर्ट से काम चलता है। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर व लद्दाख, इसका काम किससे चलता है? जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा यह है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि सिर्फ इकलौता केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली है, जिसके लिए 1966 में अनुच्छेद 241 के तहत जो है ना हाईकोर्ट का गठन किया गया। बाकी जितने भी केंद्र शासित राज्य है, प्रदेश है, उनका जो जुडिशरी वाला संचालन होता है वो किसी अन्य राज्य के हाईकोर्ट से, जिसमें अंडमान निकोबार का कलकत्ता उच्च न्यायालय से, है ना, दादर नगर हवेली दमनदीप का बंबई से। ठीक है, आपने लक्षद्वीप लिखा कोच्चि उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कश्मीर उच्च न्यायालय से। बात समझिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हाईकोर्ट के बारे में जो बातें थी वो मैं आप लोगों के सामने साझा कर चुका हूं। उम्मीद कि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होगी। तो याद रखिएगा, आज़ादी के तुरंत बाद प्रथम हाईकोर्ट कौन सा गठन हुआ? तो आपको पता होना चाहिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट। कब? 1966 में, है ना। चंडीगढ़ हाईकोर्ट सबसे पहले बना, है ना, 1966 में, आज़ादी के बाद। और अगर आज़ादी से पहले हाईकोर्ट की बात करें तो तीनों प्रेसिडेंसी में, मद्रास में, बंबई में और कलकत्ता में लॉर्ड कैनिंग के समय में बनाया गया था। कब? 1862 ईस्वी में। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो हाईकोर्ट के बारे में जो प्रावधान थे संविधान के से संबंधित, तो वो हम लोगों ने आज उस पर चर्चा किया। उम्मीद कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी और आपके आने वाले परीक्षाओं में ये चीज़ें काम भी देगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा
और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए फिर से आपको संविधान दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। ओके, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।